हेलो। पिछले क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के आधा मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा चंद्रहोदड़ो के बारे में यहाँ तक पढ़ाई कर लिया था। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं तो हम रोपड़ के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। रोपड़ के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो रोपड़ कहाँ था? राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें मतलब जानवर के साथ साथ मानव के साथ साथ जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसके बाद हम कुनाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से जो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है, यहाँ से चांदी के दो मुकुट मिले हैं। तो रोपड़ में क्या है? यह यह पंजाब के सतलज रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के तट पर तट पर स्थित है। रोपड़ रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से मानव के साथ साथ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। पालतू जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो रोपड़ में यह पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। मतलब कोई आदमी मरा तो फिर उसके जो पालतू जानवर है कि तुमका मालिक मर गया तो तुम भी जाओ, उसको भी साथ में दफना दिया जाता था। इसके बाद कुनाल कुनाल एक जगह है हरियाणा में फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के दो मुकुट मिले हैं। दो मुकुट मिला है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम ये रोपड़ हो गया, कुनाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा बंगा मतलब चूड़ी और काली मतलब मिट्टी, मतलब काली मिट्टी की चूड़ी, इसके शाब्दिक अर्थ होता है। तो कालीबंगा कहाँ था? कालीबंगा था राजस्थान में। यह राजस्थान यह राजस्थान में यह राजस्थान के घग्गर घग्गर नदी के तट पर स्थित स्थित था। यह राजस्थान कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? यहाँ से चूड़ी, यहाँ से पहले अलंकृत ईंट मिला है। मतलब ईंट पर थोड़ा डिजाइन सब करके अलंकृत ईंट। चूड़ी मिला है। चूड़ी मतलब हमने चनहुद्रों में पढ़ा था कि महिलाओं से रिलेटेड मेकअप रिलेटेड सामान चनहुद्रों से मिला है, चूड़ी वहां से नहीं मिला है। लेकिन कालीबंगा से चूड़ी मिला है, अलंकृत ईंट, चूड़ी, हल, हवन कुंड
जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत, ये सब चीजें हमें कालीबंगा से मिली है। इसकी खुदाई किसने किया? इसका खुदाई इसका खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया। बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया। बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया। तो हमने अभी रोपड़, कुणाल और कालीबंगा के बारे में पढ़ा। सिंधु सभ्यता में हमने कितने स्थल पढ़े? हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो, चनहोदरो और रोपड़, कुणाल और कालीबंगा, यानी हमने 6 स्थल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया। रोपड़ या पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुणाल हरियाणा में फतेहाबाद जिला में चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कालीबंगा या राजस्थान के घाघर नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, हल, हवन कुंड, जोता हुआ खेत, इसका खुदाई किसने किया? बीके थापड़ और बीबी लाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। इसकी यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो धौलावीरा। इसकी सबसे पहले खुदाई किसने की? जेपी जोशी। और फिर इसका पुनः खुदाई किसने की? पहला खुदाई किया जेपी जोशी या दूसरा खुदाई किया फिर से रविंद्र सिंह बिष्ट। इतना बड़ा था कि ये इसे 2 बार खुदाई करना पड़ा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इसकी सबसे पहले खुदाई किसने की? जेपी जोशी। और पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। धौलावीरा 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 यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में है। गुजरात में स्थित है। यह पहले लिख लेते हैं। यह सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी सर्वप्रथम खुदाई किसने की? जेपी जोशी। इसके इसकी इसका सर्वप्रथम खुदाई किसने किया? तो जेपी जोशी ने किया। जेपी जोशी ने किया। और पुनः इसका खुदाई किसने किया? पुनः इसका खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। तो धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यह गुजरात में स्थित है। इसका पहला खुदाई जेपी जोशी ने किया और पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यह पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला है। यह पाकिस्तान और भारत
दोनों में फैला है। यानी अगर पूछे भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल तो धौलावीरा नहीं कह सकते हैं। तो भारत में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल कौन है तो वो राखीगढ़ी है। भारत का भारत में सिंधु भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे सबसे बड़ा स्थल कौन है तो राखीगढ़ी जो कहाँ पर है हरियाणा में। हरियाणा। तो सिंधु सभ्यता का ऐसे सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। यह धौलावीरा पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये गुजरात में स्थित है। पहला इसका खुदाई जेपी जोशी ने किया। पहला खुदाई जेपी जोशी, फिर दूसरा इसका पुनः खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। तो धौलावीरा के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं सूरकोटदा। सूरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान मिला है, मतलब घैली में भर के आदमी को रख दिया और उसमें उसको शव को जला दिया। मतलब घैली में भर कर अंतिम संस्कार करना सूरकोटदा से मिला है। यहाँ से घोड़ा का हड्डी भी मिला है। तो धौलावीरा के बारे में हमने ये सब चीजें अभी पढ़ा। अब इसके बाद हम सूरकोटदा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूरकोटदा सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की? जगपति जोशी। और धौलावीरा की खुदाई किसने की? जेपी जोशी। सूरकोटदा की खुदाई किसने की? जगपति जोशी। सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ा का हड्डी मिला है। इस यहाँ से छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। अब चलते हैं हम लोग सूरकोटदा के बारे में पढ़ते हैं। सूरकोटदा सूरकोटदा। तो अभी तक हमने कितने सिंधु सभ्यता के स्थल पढ़े? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनौद्रो, बनवाली, रोपर। और रोपर के बाद हमने क्या पढ़ा? धौलावीरा, कुणाल। फिर उसके बाद धौलावीरा। फिर इसके बाद ये सूरकोटदा। यानी ये हमारा सीरियल नंबर 8वां स्थल है सूरकोटदा। यहाँ से यह कहाँ का स्थित है? यह गुजरात में है। यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई किसने की? जगपति जोशी। और धौलावीरा की खुदाई किसने की? जेपी जोशी। इसकी खुदाई किसने किया? इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया। इसकी खुदाई किसने किया? जगपति जोशी ने किया। यहाँ से कलश समाधान मिला है। यहाँ से कलश समाधान मिला है। यहाँ से कलश समाधान मिला है। और घोड़ा का क्या मिला है? हड्डी मिला है। घोड़ा का हड्डी मिला है। और हाथी का कपाल कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से। और घोड़ा का हड्डी कहाँ से मिला है? सूरकोटदा से। यहाँ से छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। यहाँ छोटे बंदरगाह भी थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं लोथल बारे में पढ़ेंगे। यह भी लोथल भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से यहाँ से विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। यहाँ से फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है।
और फारस ये लोथल में जो घर के दरवाजे थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। और जितने भी सिंधु सभ्यता में अदर जो जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं जगह, वहां पर जो घर थे उसके दरवाजे घर के, मतलब ये घर है और ये सड़क है, तो लोथल में सड़क की तरफ ही दरवाजे खुलते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के जो अलग शहर हैं वहां पे दरवाजे सड़क की तरफ ना खुलकर उसके अंदर की तरफ खुलते थे, ताकि कोई बच्चा ही सब खेलने आए तो वो इधर ही रहे, सड़क की तरफ ना जाए। तो एक कौन शहर है जिधर घर के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, तो लोथल है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में है। और यहाँ से ये एक औद्योगिक शहर है, यहाँ से फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। और यहाँ से मापतौल का सामान भी मिला है, यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यहाँ ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। तो लोथल क्या, इसकी खुदाई किसने की? रंगनाथ राव ने किया, जो भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, यहाँ से फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल का सामान मिला है। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का संकेत है। इसके बाद लास्ट हमारा रहेगा रंगपुर, यानी धान की भूसी, अभी गुजरात में स्थित है। धान की भूसी कहाँ से मिली? रंगपुर। अब हम लोग लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल ये हमारा 9वां स्थल हो गया, 9वां लोथल। लोथल कहाँ पर है? इसकी खुदाई किसने किया? लोथल का खुदाई किसने किया? इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया। रंगनाथ, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया। इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद 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 गुजरात में किया। अहमदाबाद गुजरात में किया। यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से गोदीवारा यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है। यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यह सिंधु सभ्यता का यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से फारस की मोहर मिली है। यहाँ से फारस की मोहर, यहाँ से फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। जो विदेशी व्यापार का संकेत है। जो विदेशी व्यापार का संकेत है। तो इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। यह से गोदीवारा का साक्ष्य मिला। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ घर के दरवाजे किधर खुलते थे? यहाँ से माप तौल के सामान मिले हैं। यह एक औद्योगिक शहर के घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का साक्ष्य है। यह एक क्या है? औद्योगिक शहर है। यह एक औद्योगिक शहर था। यह एक औद्योगिक शहर था।
जहाँ घर के दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर, सड़क की ओर खुलते थे। यह यहाँ से माप तोल के सामान मिले हैं। यहाँ से माप तोल यहाँ से माप तोल के सामान मिला है। माप तोल के सामान मिला है। और क्या, यहाँ से युगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा का संकेत है। यहाँ से युगल सावधान मिला है। यहाँ से युगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा का संकेत था। तो लोथल के बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती है कि ये इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया, लोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ से माप तोल के सामान मिले हैं। यह एक औद्योगिक शहर है। घर के दरवाजे किधर खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यहाँ से पारस की मोहर मिली है, विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल सावधान मिला, यह सती प्रथा का संकेत है। तो इसके हमने अभी तक क्या पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता, चनहुद्रो, मोहनजोद्रो, और इस बनवाली, रंगपुर तो अभी पढ़ेंगे, रोपड़। उसके बाद क्या हमने पढ़ा? धौलावीरा। फिर उसके बाद ये धौलावीरा के बाद हमने क्या पढ़ा? धौलावीरा, फिर उसके बाद सुरकोटा, फिर लोथल। अब हम लोग लास्ट कर चलते हैं रंगपुर। यह कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर 10वां और लास्ट, रंगपुर। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी मिला है। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे हमने सब के बारे में पढ़ लिया। पहला हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, चनहुद्रो, बनवाली, रोपड़। फिर उसके बाद क्या था? धौलावीरा, कुणाल, सुरकोटदा, और ये लोथल, और इसके बाद रंगपुर। तो 10 स्थल हमने पढ़ लिया सिंधु सभ्यता के। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। हमने सिंधु सभ्यता में ये देखा कि सिंधु सभ्यता एक क्या है? शहरी सभ्यता है, जहाँ नालियाँ ढकी हुई है, सड़क एकदम स्ट्रेट है, खाली एक जगह छोड़ के बनवाली में सड़क टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन अन्य शहर में भी सड़कें सीधी है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, मतलब सीधी सड़क है। उसके बाद यहाँ से विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। माप तोल के सामान मिले हैं, जो लोथल में हमने अभी पढ़ा। और मतलब ये सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो इससे पता चलता है मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता से मिला था हम लोग को। तो ये सब विशेषताएं लिखने आएंगे, तो ये सब बातें हमें लिखना होगा। और यहाँ से माप तौल में जो न्यूनतम बटखारा था 40 केजी का था। मतलब इस सब का न्यूनतम बटखारा 40 केजी का है। हम लोग का तो 100 ग्राम का ग्राम में भी आता है बटखारा। तो और यहाँ से क्या बंदरगाह है, यहाँ से और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो हम लोग का स्टार्ट करते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि नालियाँ ढकी हुई है, सड़कें सीधी है, तो इससे पता चलता है एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तथा यह पूरब पश्चिम दिशा में है। मतलब सड़क जो है एकदम समकोण पर काट रही है, पूरब पश्चिम दिशा में है, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती है। पूरब पश्चिम दिशा में है, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः खुद ब खुद साफ हो जाती है। नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। मतलब जल निकासी की व्यवस्था तो बनवाली थी, वहाँ नहीं थी, वहाँ जो सोख्ता मिला है। लेकिन अन्य भी जितने शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, मतलब ये सब में जल निकासी की व्यवस्था थी, एक बनवाली को छोड़कर। फिर इसकी नालियाँ ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी, क्योंकि ये क्या है?
नगरीय सभ्यता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसका क्या था? कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था, जो लोथल से हमें पता चलता है। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी, मतलब ये लोग लिखते नहीं थे, ये लोग चित्र बनाकर मतलब जानते थे कि ये किसी को क्या करना चाह रहा है, कोई एक दूसरे को। इनकी समाज मातृसत्तात्मक, जो हड़प्पा सभ्यता से पता चलता है। और इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, मतलब ये दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन ये लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, उल्टा उर्दू के जैसा। ये लोग, इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज्यादा यू आकार के तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है, मतलब इनके लिपि से सबसे ज्यादा यू आकार का चित्र मिलता है और मछली का चित्र देखने को मिलता है। इनकी लिपि वे कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहर जो थे, फारस की मुहर, उसमें किसका चित्र था? एक सींग वाले जानवर का चित्र था, मतलब इनके जो मुहर थे उसमें एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर में सेल खड़िया का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो भाई सिंधु सभ्यता किस में आता है? तो आद्य ऐतिहासिक में आता है। थॉमस, क्रिश्चियन थॉमस ने कहा आद्य ऐतिहासिक है, यानी कांसा। इसमें लोहा ये सब नहीं है, लोहा ऐतिहासिक में है और कांसा इसमें मिला है, कांसा चांदी। तो इनके लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे, सिर्फ लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ मापतौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। जैसे हमें बता, जो दशमलव प्रणाली लिए सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब ये युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। हिंदू सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था, लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु वासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। विश्व में सबसे पहले उत्पादक कौन थे? सिंधुवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। अब आते हैं मेहनती पे। सिंधु सभ्यता के जो सबसे प्रिय देवता है वो शिव है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय देवता शिव है। इनका पसंदीदा वृक्ष कौन है? पीपल। इनका पसंदीदा वृक्ष कौन है? पीपल है। इनका देवता कौन है? प्रिय देवता शिव जी। हिंदू सभ्यता के लोगों का प्रिय देवता कौन है? शिव जी है। और इनका पसंदीदा जानवर कौन है? तो सांड है। और इनका पसंदीदा पक्षी बत्तख है और नदी सिंधु है। तो इनका सबसे प्रिय देवता कौन है? प्रिय देवता, प्रिय देवता है शिव जी। और इनका प्रिय वृक्ष कौन है? तो पीपल है। और प्रिय जानवर कौन है? तो बैल है। प्रिय जानवर सांड। पक्षी बत्तख है। पक्षी बत्तख। और नदी तो सिंधु। तो प्रिय देवता शिव है, वृक्ष पीपल है, जानवर सांड है, पक्षी बत्तख है, नदी सिंधु है। इनका समाज जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और शिल्पकार, श्रमिक। इनका समाज 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, श्रमिक। इनका समाज कितने वर्गों में था? 4 वर्गों में। इनका समाज 4 वर्गों में बटा था, बटा था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, विद्वान, योद्धा और तीसरा व्यापारी। इसी में शिल्पकार भी आ जाएगा, शिल्पकार। और चौथा विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक।
तो ये हमें सिंधु सभ्यता की विशेषताएं मिलती है। और इसका हम दूसरा पढ़े कि सिंधु सभ्यता आखिर इसका विनाश कैसे हो गया। तो बहुत सारे इतिहासकार का मानना है, कोई बोलता है बाढ़ से हो गया, कोई कहता है भूकंप या प्रलय आया तो हो गया। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परिमाण मिले हैं, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। मतलब कुछ अभी प्रमाण मिले हैं, तो उससे पता चल रहा है कि इसका पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। और सिंधु सभ्यता का ऐसे विनाश का कारण बाढ़ ये सब को माना जा रहा है। तो हमने सिंधु सभ्यता को समाप्त कर दिया। सिंधु सभ्यता का समाप्त कर दिए हैं। आदि ऐतिहासिक समाप्त हो गया। आदि ऐतिहासिक समाप्त हो गया। अब हम ऐतिहासिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया इतिहास। इतिहास इतिहास में हमने पहला पढ़ा था क्या? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। फिर पढ़ा था आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक। और इसके बाद आएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक भी पढ़ लिया। आद ऐतिहासिक में जो सिंधु सभ्यता था वो पढ़ लिया। लेकिन अभी अभी हम कुछ और सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब 3-4 और अन्य से देशों की सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा ये आदि ऐतिहासिक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ऐतिहासिक में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अब क्लास कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।